यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसको और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या फिर क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत, या फिर आप इसे बोल सकते हैं अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। ऐसे ये इसके दूसरे नाम भी हैं, लेकिन प्रयोग पूरा एक ही है, सिद्धांत पूरा एक ही है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक के बारे में। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो रूस के शिक्षा शास्त्री थे पावलोव। इन्होंने किया था सन 1904 में। और पावलोव ने अनुबंधित क्रिया को समझाने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिद्धांत का जो आधार है वो है अनुबंधन, या यूं कहिए कंडीशनिंग। इसी को इन्होंने आधार माना है। अभी बात आती है कि आखिर ये अनुबंधन क्या होता है। अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो उद्दीपन और अनुक्रिया इनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जब सीखने के जो सिद्धांत दिए थे अधिगम के, तो इन सिद्धांतों को दो क्लास में हमने डिवाइड किया था। एक तो था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या फिर जिन्हें बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा था संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जिस तरह से थॉर्नडाइक ने दिया था व्यवहारवादी सिद्धांत, उसी तरीके से पावलोव का ये सिद्धांत है, ये भी व्यवहारवादी सिद्धांत है। और ये सिद्धांत भी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर ही आधारित है, यानी कि स्टिमुलस उद्दीपन जो होता है, जैसे कि हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है या कोई भी एक टारगेट होता है, वो हो गया उद्दीपन। अनुक्रिया हो गई कि उस टारगेट की वजह से जो क्रिया होती है। तो ये वाला जो सिद्धांत है ये भी उसी अनुबंधन पर आधारित है जिसमें कि उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अनुबंधन। और पावलोव ने इसी प्रक्रिया को अपना आधार माना है, इस सिद्धांत का आधार माना है। इतना आप समझ गए होंगे। इसीलिए जो पावलोव है, इन्होंने इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोला है। और इसी सिद्धांत के लिए पावलोव को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बाकी अगर कुछ वैज्ञानिकों ने या मनोवैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने भी आगे लिखा है इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा स्पष्ट करने के लिए, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेकिन इस सिद्धांत का जो मूल वो जो बातें हैं वो यही हैं कि सबसे पहली बात तो यही है कि अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, कोई एक क्रिया किसी एक उद्दीपक की वजह से होती है। आगे एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊंगा पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर, उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको ये जो मेरी बातें हैं ये समझ में आएंगी। अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना समझाता हूँ कि जैसे कि कोई एक उद्दीपक है। उद्दीपक बोले तो कोई एक ऐसी चीज है जिसको देख करके कोई भी प्राणी क्रिया करता है, तो जो चीज है वो हो गया उद्दीपक। तो यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की है पावलोव ने कि जो उद्दीपक है उसकी वजह से जो क्रिया होती है वो तो होती है, लेकिन मतलब जो क्रिया हो रही है वो तो एक स्वाभाविक क्रिया है जो होगी ही। जैसे मान लीजिए बिल्ली को हुई थी भूख लगने के लिए किस सामान को खाने को देख करके, लेकिन क्या होता है अगर उस उद्दीपक की जगह पर कोई एक दूसरा उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक और रख दिया गया है और उसको बार बार सामने लेकर के आते हैं, उस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, फिर भी वही क्रिया हो रही है जो कि मूल उद्दीपक की वजह से हो रही है। समझ रहे हैं ना आप कि अगर मान लीजिए खाने को देख करके जब किसी प्राणी को भूख लगती है तो प्राणी का भूख लगना और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरी और चीज़ ऐसी ही है, भले ही वो खाना नहीं है, लेकिन उसका इस उद्दीपक के साथ ऐसा संबंध बन गया है बार बार रखने से कि उसको देख करके भी भूख लगनी शुरू हो जाती है। यानी कि एक दूसरे नए उद्दीपक को देख करके भी वही अनुक्रिया प्राणी को होती है। तो इससे क्या होता है कि प्रतिक्रिया और जो नया वाला जो उद्दीपक है वो एक दूसरे के साथ संबद्ध हो जाते हैं। तो जो पावलोव का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या कहना है उनका कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, यानी कि एस और आर में जो संबंध बनना, वो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और जब मूल उद्दीपक की जगह पर एक नया उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है और उसके कुछ समय के बाद जब जो ओरिजिनल जो एक उद्दीपन है उसको हटा लो, लेकिन नए उद्दीपन की वजह से भी सेम अनुक्रिया हो रही है जो कि मूल उद्दीपन से हो रही थी, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्राणी है वहाँ पर उसकी जो अनुक्रिया है
वो नए वाले उद्दीपन के साथ अनुकूलित हो जाती है। इसीलिए इसको अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी बोला जाता है। इतना आप समझ गए। अभी आपको जो आगे की बात है वो मैं प्रयोग के द्वारा समझाऊंगा, तो आप पूरी की पूरी बात बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि किसी एक चीज को देख करके, मान लीजिए यहाँ पर कोई टुकड़ा था, आपको भूख लग रही थी, लेकिन उसी के साथ कोई ऐसी और चीज रख दी कि वो उस टुकड़े के साथ ही आपको साथ संबद्ध है। बाद में उस टुकड़े को हटा देने के बाद भी, इस चीज को देखने के बाद भी आपके अंदर वही सेम रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो रिएक्शन और जो ये नया टुकड़ा, इनका आपस में संबंध बन गया, यानी कि इसने खुद को इसके अनुकूल बना लिया। समझ गए आप। अभी देखिए आगे प्रयोग। सिद्धांत के जो अन्य नाम थे मैंने आपको बताए थे। एक तो हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा हो जाता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित आप समझ गए होंगे। अभी ये देखिए, ये है पावलोव का प्रयोग। इसमें आपको एक कुत्ता दिख रहा होगा। कुत्ते के मुंह से एक ये पाइप लगी हुई है, ये लगी हुई है। इसके मुंह से जब हम, खास करके कुत्तों को जब भूख लगती है, बहुत जोर से भूख लगी है, तो लार भी टपकती है। तो वो लार इसमें इकट्ठी होकर एक सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है और इस कुत्ते को बांध रखा है। ठीक है। अभी इसका प्रयोग क्या हुआ था कि पावलोव ने कुत्ते पर क्या प्रयोग किया कि उसने कुत्ते को भोजन दिया और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसने लार टपकाई। उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई गई, यानी कि जब भी इसके पास खाना आता था, जब ये भूखा हुआ करता था, तो खाना देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी। उसके बाद इसे खाना देते थे। खाना देने के फलस्वरूप ये क्या करता था, लार टपकाता था। ऐसे ही काफी दिन तक उन्होंने बार बार इसकी पुनरावृत्ति की, बार बार दोहराया इस चीज को। और कुछ दिनों के बाद क्या किया, खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई। लेकिन कुत्ते को ऐसा फील होने लगा था कि घंटी बजाते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मूल जो एक उद्दीपक यहाँ पे क्या हो गया, जिसे बोलते हैं, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है यहाँ पे भोजन, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है। और यहाँ पर इसका जो रेस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो कौन सी हो गई थी, इसकी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई थी लार टपकाना। अभी जब घंटी भी बजी और साथ में भोजन भी आया, तो घंटी क्या हो जाती है, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, ये कृत्रिम प्रतिक्रिया हो गई। और जो भोजन हो गया वो हो गया, घंटी हो गई अस्वाभाविक उद्दीपन और भोजन हो गया ऑलरेडी स्वाभाविक उद्दीपन। अब यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जो स्वाभाविक है उसको बोलते हैं अनकंडीशनड और जो अस्वाभाविक है उसको बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। कहने का मतलब है कि अनकंडीशनड यानी कि UCS और स्वाभाविक मतलब CS। ठीक है। अब इन दोनों को जब एक साथ किया जा रहा है तो भी एक नॉर्मल स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही हो रही है, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। और जब इसको हटा दिया गया भोजन को, उसके बाद ओनली घंटी बजाई जा रही है, एक अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, जो उद्दीपन जब हो रहा है उसके बाद भी लार आ रही है, यानी कि सेम प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये जब दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कुत्ते की जो प्रतिक्रिया है उसने उस घंटी के साथ भी खुद को, अपने आप को अनुकूलित कर दिया है। और इस प्रकार का जो सीखना हो जाता है, इस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक का जब स्थान ग्रहण कर ले तो अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना बोल दिया जाता है। ये चीज़ तो अब आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या था। यहाँ पर कुछ चीज़ों में अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर भोजन हो जाता है स्वाभाविक उद्दीपन, और इस उद्दीपन को देख करके जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यानी कि लार। स्वाभाविक मतलब होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अभी जो घंटी बजाना साथ में हो जाता है वो हो जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, लेकिन प्रतिक्रिया हो रही है वो वही हो रही है, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी होता है दोनों के साथ भी और अलग अलग करने पर भी। अब यहाँ पर कुत्ते ने खुद को अनुकूलित कर दिया है घंटी के साथ भी, तो ये हो जाता है इनका जो प्रयोग, जिसके द्वारा इन्होंने आपको बता दिया है कि क्या प्रयोग किया था। अभी इस प्रयोग की व्याख्या आप समझ लीजिए फिर से रिटिन में। जैसा कि इन्होंने पहले पॉइंट में बोला है कि अगर अस्वाभाविक या फिर कृत्रिम उत्तेजना की वजह से, यानी कि जो घंटी बजाई जा रही थी जो होगी कृत्रिम उत्तेजना, उसकी वजह से भी जब नॉर्मल ही उत्तेजना के समान उसने रिस्पॉन्स किया है, खाना जब आता था तब भी वो क्या करता था, लार टपकाता था। जब घंटी बजाई जा रही है फिर भी वो सेम ही काम कर रहा, लार टपका रहा है।
तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं या तो संबंध प्रक्रिया बोल सकते हो या फिर संबंध सहज क्रिया भी बोला जाता है। और जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होनी है वही जब घंटी के साथ भी हो रही है, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ होने लगती है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि उसने अनुकूलित कर लिया है खुद को, तो इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हैं। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपके अब। और बार बार दोहराने की वजह से जो संबंध बनता है उसे अनुबंधन कहते हैं। इसीलिए ये जो शब्द है वो आए हैं इसमें कि अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया या संबंध प्रतिक्रिया, ये सब क्यों बोलते हैं, इन्हीं सब वर्ड्स की वजह से। अभी यहाँ पर कुछ शब्द है जो आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर से बताता हूँ आपको। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब होता है कि नॉर्मल, जिसकी वजह से उसे लार आ रही थी, वो हो गया भोजन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक को अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि UCS। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, यानी कि घंटी जो अचानक से बीच में लाई गई थी, कंडीशनड उद्दीपक, तो यहाँ पे इसे बोल देते हैं CS। और जो अनुकूलित अनुक्रिया है उसे बोलते हैं UCR, जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स सेम हो रहा है दोनों बार। तो ये तो हो जाती है प्रयोग की व्याख्या। अभी इस प्रयोग का शैक्षिक महत्व क्या है ये आपको समझना है। जैसा कि टॉपिक में पूछा भी गया है कि पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व आजकल क्या है, आखिर हमारी क्लास में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला तो है इसका स्वभाव और आदत का निर्माण। जैसा कि बताया गया है साइकोलॉजी की वर्डिंग में कि ये जो अनुबंधन का सिद्धांत है इसका सीखने में बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन ये काफ़ी टफ है। जो हमारे टीचर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्लास में इसको यूज करना बहुत टफ मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ जो हमने वो बता रहे हैं यहाँ पे जो महत्व है वो आप देख लीजिए। स्वभाव और आदत का निर्माण। तो जो शास्त्रीय अनुबंधन जो है इसके प्रयोग में क्या होता है कि छात्रों में एक तो अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। कैसे कि अगर कोई एक एडल्ट छात्र है, एक बड़ा बच्चा है, उसे एक वातानुकूलित कमरे में रखकर अगर अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो स्टडी करने के लिए उसकी जो मनोवृत्ति है वो सकारात्मक हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, उसका जो एटीट्यूड है वो उसका निर्माण हो जाता है जब ये वाले प्रयोग से अगर सोचा जाए तो। दूसरा है भाषा का विकास। छात्रों में भाषा के विकास के लिए अनुकूलन का सिद्धांत बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। मनोवैज्ञानिक क्रो और क्रो हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो सिद्धांत है वो उन सब्जेक्ट के टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाषा के विकास में, भाषा का विकास मीन्स जहाँ भी आप रहने लगते हैं वहाँ की भाषा को सीख लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनुकूलन का सिद्धांत लग जाएगा कि खुद को अनुकूलित कर लेंगे अगर उस एरिया में तो वो भाषा सीख सकते हैं। गणित के शिक्षण में सहायक है बहुत ज़्यादा ये प्रयोग, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के द्वारा होता क्या है कि छात्रों की जो गणित की समस्याएं हैं उनकी सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा सरलता से उनको सॉल्व किया जा सकता है। अभिवृत्ति का विकास। अभिवृत्ति क्या होता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड में काफ़ी विकास होता है। बालक को यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने उचित और आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके उन्हें अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा उचित अभिवृत्ति का निर्माण भी हम कर सकते हैं। और मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से अस्थिर है तो उसका उपचार भी इस विधि के द्वारा हो सकता है। इससे क्या होता है कि बच्चों के मानसिक और जो संवेगात्मक स्थिरता उनके अंदर लाई जा सकती है। तो ये है इस प्रयोग के शैक्षिक महत्व जो कि हमारी शिक्षा में इसका यूज होता है। तो दोस्तों इसके बारे में जो भी बातें थी, इसका जो प्रयोग था, इसके प्रयोग द्वारा क्या क्या होता है, वो सब बातें मैंने आपको समझाई इस टॉपिक में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इसके आगे का जो टॉपिक है, जैसे कि स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।